नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं ऑनलाइन अनिल सेकवाल आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। पिछले टॉपिक में हमने 2 चरण पढ़े थे। टॉपिक का नाम था मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम। इसके 2 चरण पढ़े थे, जिसमें प्रथम चरण जो था वो आत्मा के विज्ञान के रूप में और द्वितीय चरण जो था वो था मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। संभवतया वो 2 चरण के कॉन्सेप्ट काफी आपके क्लियर हुए होंगे। आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम के जो अगले जो 2 चरण हैं, उसमें यदि हम चर्चा करें तो मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम में पिछले 2 चरणों में आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा के विज्ञान के रूप में प्रारंभ हुआ, फिर मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में प्रारंभ हुआ। अब आपका जो चरण है वो आ रहा है मनोविज्ञान जो है चेतना के विज्ञान के रूप में। तो तीसरे चरण में मनोविज्ञान किसके रूप में आया कि चेतना के विज्ञान के रूप में। अब चीज बात चल रही थी कि मनोविज्ञान तीसरे चरण में आते आते चेतना के विज्ञान के रूप में आया। तो चेतना के विज्ञान को यदि देखा जाए तो ये 19वीं शताब्दी का समय काल था। कौन सी शताब्दी का? 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में हमारे सामने आया। अब चीज चलती है कि चेतना का विज्ञान तो है, तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एक नाम आता है विलियम वुंट। यह विलियम वुंट वो व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अब यहाँ विलियम वुंट का नाम लेते ही शिक्षक भर्ती या प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पुटअप होते हैं। ये विलियम वुंट व्यक्ति वही प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर स्थापित की। तो विलियम वुंट ने विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, किसकी? विश्व की प्रथम प्रयोगशाला, वो भी किसकी थी? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जर्मनी के एक शहर था लिप्जिंग। तो जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर इस व्यक्ति ने क्या किया? विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। अब चीज आती है, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला तो स्थापित की, कब की? तब सन आता है 1879 में। तो 1879 के अंदर विश्व की पहली प्रयोगशाला। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार तुलनात्मक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला यदि जर्मनी में है तो भारत की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला या प्रथम विभाग कहाँ स्थापित हुआ? तो सीधी सी बात है, तो भारत की यदि बात करें तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कलकत्ता में स्थापित की गई। और कलकत्ता में स्थापित तो की किसके द्वारा? तो एक नाम आता है सेनगुप्त के द्वारा भारत में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग या प्रयोगशाला स्थापित की गई। कई किताबों में आपको प्रयोगशाला और कईयों में आपको प्रथम विभाग भी मिलेगा। अब चीज आती है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व की प्रथम प्रयोगशाला तो स्थापित हुई, उसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? इस प्रयोगशाला को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो नाम आता है, विश्व की जो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की इसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप से जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। अब चीज आती है कि विलियम वुंट पर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके यहाँ कि विलियम वुंट, जिसे संरचनावादी संप्रदाय का मुख्य प्रवर्तक भी मानते हैं, इसे अंतर्दर्शन विधि का निर्माणकर्ता भी माना गया। इसके अलावा इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब चीज आती है कि चेतना के विज्ञान को बताने वाला प्रथम व्यक्ति तो विलियम वुंट था, लेकिन इस विलियम वुंट
कि केवल अकेले के कहने पर क्या मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में हो सकता है? तो विलियम वुंड के अलावा और कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना? तो यदि देखा जाए विलियम वुंड के अलावा तो एक नाम आता है विलियम जेम्स। किसका नाम आता है? विलियम जेम्स का नाम लिया जाता है। इसने भी मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना। विलियम जेम्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। ये विलियम जेम्स वही व्यक्ति था जिसे संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में बताते हुए इसने ये कहा, प्रकार्यवाद का समर्थक था, जिसके कारण विलियम जेम्स को प्रकार्यवादी संप्रदाय का मुख्य प्रवर्तक भी मानते हैं। विलियम जेम्स की एक काफी लोकप्रिय पुस्तक रही है और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कई बार एग्जाम में इस पुस्तक के रचनाकार कौन है ये क्वेश्चन पूछे हुए। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार विलियम जेम्स को माना गया। विलियम जेम्स के अलावा यदि देखा जाए तो एक नाम आता है जेम्स सली। इसने भी मनोविज्ञान के चेतना के विज्ञान का समर्थन किया। और चौथे नंबर पर एक नाम आता है वाइव और एक नाम आता है पांचवें नंबर पर टिचनर। तो ये 5 व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। अब चीज आती है कि 19वीं शताब्दी के बाद अर्थात तीसरे चरण की समाप्ति के बाद ऐसे क्या कारण रहे जिससे चेतना का विरोध हुआ? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान के चेतना का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने मनोविज्ञान के चेतना का क्या किया? इस चेतना का विरोध किया। तो चेतना के विज्ञान का विरोध करने वाला देखा जाए तो एक नाम आता है सबसे पहले मैकडूगल का। ये भी काफी लोकप्रिय नाम है। ये मैकडूगल जो कि मूलभूत प्रवृत्ति का जनक भी कहलाता है और इसने लगभग 14 प्रकार की मूलभूत प्रवृत्तियां भी बताई। अब चीज आती है कि मैकडूगल ही पहला व्यक्ति था जिसने चेतना के विज्ञान का विरोध किया। अब चीज आती है कि मैकडूगल ने ये विरोध तो किया। कई बार पिछली भर्ती परीक्षाओं की अगर आप पेपर देखोगे तो कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इस मैकडूगल पर कि मैकडूगल ने चेतना का विरोध किया। इसका उल्लेख मैकडूगल की किस पुस्तक में मिलता है? तो मैकडूगल की जो लोकप्रिय पुस्तक रही उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। मैकडूगल की पुस्तक का क्या नाम था? आउटलाइन साइकोलॉजी थी, जिसको हिंदी रूपांतरण हम मनोविज्ञान की रूपरेखा के नाम से जानते हैं। और इसी पुस्तक में मैकडूगल ने इसी पुस्तक के 16वें पृष्ठ पर एक बात अंकित की थी कि 16वें पृष्ठ पर यह लिखा था कि चेतना नामक जो शब्द है बहुत ही निंदक शब्द है, बहुत ही बुरा शब्द है। इसका उल्लेख मैकडूगल की इस पुस्तक में मिलता है। अब चीज आई कि मैकडूगल ने तो विरोध किया, आखिर ये और क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण चेतना का विरोध हुआ? तो मैकडूगल के अलावा यदि देखा जाए तो मानव का जो मन है, मानव का क्या है? मन। तो मन की क्या होती है? मन की 3 दशाएं होती है। मन की 3 दशाएं होती है। सबसे पहले चेतन मन, फिर अर्धचेतन मन, फिर यदि देखा जाए तो अचेतन मन। तो मन की कितनी दशाएं होती है? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अब चीज आती कि चेतन मन पर अर्धचेतन और अचेतन का क्या रहता है? आरोपण रहता है, जिसके कारण भी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के बाद इसका विरोध हुआ और चौथे चरण में आते आते मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम चौथे चरण में जब आया तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाने लगा। मनोविज्ञान किसके रूप में?
व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो चौथे चरण में मनोविज्ञान किसके रूप में आया? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। और चौथे चरण जो है वो शुरुआत मानी गई 20वीं शताब्दी से। कौन सी शताब्दी से? 20वीं शताब्दी से। और 20वीं शताब्दी में एक लोकप्रिय नाम हुआ है काफी, वाटसन, जिसको आप सूर्यपुत्र भी मान लेते हो कई बार याद करने के हिसाब से, वाटसन। और ये वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी माना गया। अब चीज आती है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया। और व्यवहार की यदि बात करें तो किसके व्यवहार के? अर्थात जो भी जीव प्राणी हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करने लगा, जिसमें मानव और पशु दोनों आते हैं। अब चीज आती है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वालों में नाम आता वाटसन। अब वाटसन के अलावा और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना? तो इसमें नाम लिया जाता है वुडवर्थ का, और यदि देखा जाए तो नाम लिया जाता है स्किनर का, और यदि देखा जाए नाम लिया जाता है क्रो एंड क्रो का, और यदि देखा जाए तो नाम लिया जाता है थॉर्नडाइक का, और यदि देखा जाए तो एक नाम आता है हल का, पावलोव वगैरह। ये सारे के सारे व्यवहारवादी थे जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। और वर्तमान में भी हम मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मानते हैं। तो मनोविज्ञान के विकास का इतिहास क्रम जो 4 चरणों में वर्गीकृत हुआ, तो हम शुरुआत जो कर रहे थे, चले थे कि शुरुआत में मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान में आया, फिर मन मस्तिष्क के विज्ञान में आया, और फिर चेतना के विज्ञान में आया, और चौथे चरण में आते आते व्यवहार के विज्ञान के रूप में रहा। अब जब 4 चरणों की समाप्ति होती है तो हमें निश्चित रूप से मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को हम बहुत पूर्ण रूपेण समझ लेते हैं। अब 4 चरणों के बाद एक नाम है इसमें वुडवर्थ। इस वुडवर्थ पर एक कथन कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, और वुडवर्थ का वो कथन काफी लोकप्रिय रहा है। और उस कथन में क्या कहा वुडवर्थ ने? जब चारों चरण समाप्त हुए, कहने का मतलब जो चौथे चरण में मनोविज्ञान पहुंचा, तब इस वुडवर्थ ने एक कथन कहा। उस कथन को कहते हुए वुडवर्थ ने इस बात का उल्लेख किया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? तो नाम आता है वुडवर्थ। ये कई बार पूछा गया, हो सकता है आगामी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। तो संभवतया मनोविज्ञान के विकास का जो इतिहास क्रम है, आपको 4 चरणों में मैंने जो पढ़ाया, आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है आपके जो कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हुए होंगे। अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। कृपया इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वैसे तो सीमित संसाधनों के साथ ये वीडियो बनाया है, क्योंकि विद्यार्थियों की, मैंने पूर्व में भी ये कहा, काफ़ी मांग रही है कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफलाइन आपने खूब पढ़ाया। तो उन्हीं विद्यार्थियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए, जबकि हम सब पता, हम लॉकडाउन की पालना में सब व्यस्ततम हैं, और लॉकडाउन की पूर्ण पालना करें और घर में रहकर आप रीट शिक्षक भर्ती की अच्छे से तैयारी करें और भविष्य को निखारें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अनिल सिकवाल अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।